ओके, सो विल स्टार्ट ड्यूअल नेचर, जहां पे हम लोगों ने कल की क्लास में लीव किया था। एंड हम लोग कल पढ़ रहे थे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। राइट। और उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि अगर पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी है, देन डेल्टा एक्स multiplied by delta p is equal to h cross. H cross is basically h upon 2 pi. इनफैक्ट ये एक अप्रोक्सीमेशन है। एग्जैक्ट रिलेशनशिप जो है ना वो ये है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2। अगर तुम तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2, ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप दिया था, यानी कि ये एक रिग्रेस है वो। लेकिन हमारे लिए काफी है, क्योंकि हमारे को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो जनरली हम डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 पाई, वेयर डेल्टा एक्स इज uncertainty in position, uncertainty in position, and delta p is uncertainty into momentum of the particle. इसका ये मतलब है कि 100% एक्यूरेसी से पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। सपोज अगर अपन बोल दें कि डेल्टा एक्स इज जीरो, दैट इज पार्टिकल की पोजीशन 100% एक्यूरेसी से कैलकुलेट हो गई है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट इज देयर विल बी इनफाइनाइट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम, अपन मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और इफ यू से दैट अपन ने 100% एक्यूरेसी उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर दिया, तो इसका मतलब उसके पोजीशन में फिर इनफाइनाइट एरर होगा। नाउ द क्वेश्चन विच अराइजेस इज, ऐसा होता क्यों? पार्टिकली तो लाइक से व्हाट वी सी इज एनी कार इज मूविंग, एनी बस इज मूविंग, तो हम प्रिसाइसली उस बस की लोकेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उस बस की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू बिग पार्टिकल्स, जैसे कार है, बस है, ह्यूमन बीइंग या स्टोन फॉर द टाइम, फॉर द एग्जांपल, उसके लिए इस प्रिंसिपल की ऐसी कोई खास वैल्यू नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पे वो उसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। एंड डेरिवेशन तो बुक में नहीं दे रखा है, बट एक छोटा सा जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देयर इज समथिंग नोन एज बॉर्न्स प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन, विच इज, जो डिटेल में नहीं दे रखा है, लेकिन बॉर्न्स प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन, दिस इज वन थिंग। और जो हमने डी ब्रॉयज वेवलेंथ कैलकुलेट की थी, डी ब्रॉयज वेवलेंथ कैलकुलेट करने का क्या मतलब है कि हमने पार्टिकल को वेव नेचर असाइन किया है ना, हमने पार्टिकल को क्या किया है, वेव नेचर असाइन किया है। अब अगर इन दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे ना, देन इट इज स्लाइटली पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्यों होता है। सो फॉर एग्जांपल, इफ वी से डी ब्रॉयज वेवलेंथ इज lambda is equal to h upon p, okay, lambda is h upon momentum. And if I say कि momentum is fixed, that is we are accurately able to calculate it, अगर उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट कर दिया है, इसका मतलब लेमडा क्या हो गया, लेमडा फाइनाइट हो गया और फिक्स्ड हो गया। दैट इज, अगर तुम वेवलेंथ बनाओगे तो वेवलेंथ कुछ ऐसी बन जाएगी। ओके, अब अगर ऐसी वेवलेंथ है तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, वो वेवलेंथ तो इनफाइनाइट चलेगी, राइट।
ये तो इसका मतलब तो वेव डाई नहीं हो रही है। अगर वेवलेंथ इससे फिक्स हो गई है, दैट मीन्स दिस वेव विल गो इन बोथ द डायरेक्शंस, इधर भी इंफिनिटी तक जाएगी और इधर भी इंफिनिटी तक जाएगी। दैट मीन्स दिस वेव इज स्प्रेड आउट अक्रॉस द रीजन। दिस wave is spread out across the region. This is the spread of the wave. This is the spread of the wave. और अगर ये वेव जो है, ये पार्टिकल है जिसके लिए अपन ने निकाली है वेवलेंथ, अगर ये वेवलेंथ किसी पार्टिकल के लिए निकाली है, इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा, अगर वो वेव जैसे बिहेव कर रहा था, वो कहाँ हो गया, एक पूरे बड़े रीजन में स्प्रेड आउट हो गया। दैट मीन्स पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट डिफाइंड। यस, नॉट डिफाइंड, इट इज स्प्रेड आउट इन द इनफाइनाइट रीजन। तो अगर मोमेंटम में डेल्टा पी जीरो हो गया, तो वेवलेंथ फाइनाइट हो गई, उसका डेल्टा एक्स क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इज दिस क्लियर? ओके, दिस इज ओनली सुपरफिशियल व्यू ऑफ इट। हाँ, अपन बहुत ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि बॉन्स प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन तो हमारे को आता ही नहीं है, वो तो हमारे को बताया ही नहीं है कि क्या है। मैं तो खाली जितना बुक में टर्म्स दे रखी है ना, उसके बेसिस पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे आगे ज्यादा डिटेल्स में हम लोग जाएंगे नहीं। ओके, सो व्हेन यू हैव अ फाइनाइट वेवलेंथ, by Bond's probability integration, this means that the electron is not localized in any finite region of space. ये Bond's probability interpretation है, उसका खाली मतलब है इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड इन एनी फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस। क्या है वो बॉन्स प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन? क्या है, खाली एक लाइन दे रखी है, जैसे तुम्हें याद रखना है एनसीईआरटी के एग्जाम के लिए, या अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट बॉन्स प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन का तो सिंपल सा सेंटेंस यहाँ पे देखा है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड इन एनी फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस। Electron is not localized in any finite region of space। ये इसने एक स्टेटमेंट दिया है जिसका हमारे पास कोई वो नहीं है। आगे प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी है उसमें जाके इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे को इसको कैसे समझाया, मैंने तुम्हारे को समझाया डी ब्रोगलीज वेवलेंथ से। अगर पी फिक्स होता, अगर पी में एरर जीरो होता, तो तुम्हारे पास एक फिक्स्ड फाइनाइट वेवलेंथ आ जाती ऐसे। तो जो मैटर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, if it is a wave packet extending over some finite region of space, in that case delta x is not infinite but has some finite value depending on the extension of the wave packet। तो ये जो है, ये वाला जो ग्राफ दे रखा है, ये क्या बोल रहा है कि वेव पैकेट जो है, इट इज ओनली एक्सटेंडिंग ओवर अ फाइनाइट स्पेस। अगर मैं इस वेव पैकेट की बात करूं जो यहाँ पे बना हुआ है बुक में, ओके, अगर अपन इस वेव पैकेट की बात करेंगे, राइट, तो ये वेव पैकेट जो है, दिस वेव पैकेट इज ओवर द फाइनाइट रीजन, इनफाइनाइट स्पेस में नहीं जा रहा, ओवर द फाइनाइट रीजन। और अगर तुम इस वेव पैकेट की बात करोगे, तो इसका लैम्डा इज नॉट फिक्स्ड, लैम्डा इज नॉट फिक्स्ड। यानी कि अगर अपन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी की बात करें, एंड इफ लैम्डा इज नॉट फिक्स्ड, अगर लैम्डा फिक्स नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, पी इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, पी इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पी। पी इज नॉट फिक्स्ड का क्या मतलब है, वी आर
not able to calculate exact value of P. That is, there is some error in P, that is delta P has to be greater than 0. वही तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोल रहा है कि you cannot find the position and the momentum of the particle exactly at the same instant of time. अगर एक को 5 फिक्स करने की कोशिश करोगे तो दूसरे में एरर बढ़ता जाएगा, और दूसरे को फिक्स करने की कोशिश करोगे तो पहले में एरर बढ़ता जाएगा. ओके, सो यहाँ पे ये बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगी. मैटर वेव एसोसिएटेड द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सटेंडेड ऑल ओवर द स्पेस, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में देख रहे हैं. इट इज नॉट स्प्रेड ऑल ओवर द स्पेस, ऐसा पॉसिबल नहीं है. इलेक्ट्रॉन की जो मैटर वेव है, it is a wave packet extending over some finite region in the space. अगर तुम्हें याद हो तो 11th क्लास में जब तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम थ्योरी का मॉडल पढ़ा होगा, तो तुमने इलेक्ट्रॉन का जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा होगा, एंड इफ यू रिमेंबर दिस, उसमें तुम लोगों ने क्या बोला था, जैसा कि अगर कोई ऑर्बिटल बनाया है तो यू ड्रॉ दिस क्लाउड लाइक दिस, है ना, ऐसा डॉट 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 करके क्लाउड था, एंड यू से कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है. सो नाउ यू आर नॉट सेइंग कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ फाइनाइट ऑर्बिट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बट यू ड्रॉ अ रीजन, और उस रीजन में उसकी डेंसिटी बताई थी, जहां पे ज्यादा डॉट्स है कम डॉट्स है, कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. सो तुमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को एज अ क्लाउड स्प्रेड आउट कर दिया था. वही बात यहाँ पे बोल रहा है. इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सटेंडेड ऑल ओवर द स्पेस, इट इज अ वेव पैकेट एक्सटेंडिंग ओवर सम फाइनाइट रीजन इन द स्पेस. जो तुमने वहां पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला था, यहाँ पे वो उसको क्या बोल रहा है, वेव पैकेट स्प्रेड ओवर सम फाइनाइट रीजन, नॉट ओवर नाइदर इज अ सिंगल पॉइंट नॉर इन द इनफाइनाइट स्पेस. कितना तुम्हारा वेव पैकेट एक्सटेंड कर रहा है, जैसे ये वाला वेव पैकेट है, ए वाले डायग्राम में जो वेव पैकेट बना है, ये इतने डायग्राम में एक्सटेंड कर रहा है, ये तो इनफाइनाइट है. दैट मींस योर मोमेंटम इज एग्जैक्ट. सो अ वेव पैकेट ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन डज नॉट हैव अ सिंगल वेवलेंथ, है ना. वेव पैकेट जो फाइनाइट एक्सटेंशन का है उसकी सिंगल वेवलेंथ हो ही नहीं सकती है. यहाँ पे इनफाइनाइट स्पेस में है तो सिंगल वेवलेंथ है, और यहाँ पे फाइनाइट स्पेस में तो सिंगल वेवलेंथ नहीं है. इट इज बिल्ड अप ऑफ अ वेवलेंथ स्प्रेड अपर ऑन सम सेंट्रल वेवलेंथ. तो ये अपनी सेंट्रल वेवलेंथ है जिसके अराउंड ये स्प्रेड आउट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट डी ब्रॉगली वेवलेंथ से एक्सप्लेन हो रहा है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है. सो it is shown that the wave packet description together with de Broglie's relation and Born's probability interpretation produces Heisenberg's uncertainty principle exactly. Okay, तो डी ब्रोई की वेवलेंथ और बॉर्न्स प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन को तुम्हें वापस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से भी रिलेट करना होगा समझने के लिए ना. दैट फॉर द मैटर वेव मतलब जब तुमने इलेक्ट्रॉन को एज अ क्लाउड स्प्रेड आउट किया था, सो इट वाज इन अ फाइनाइट रीजन, इट वाज नाइदर अ पॉइंट इन कॉन्ट्रास्ट विद द बोर मॉडल, जहां पे बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट जैसे ट्रीट करके सर्कल में, एंड इट इज नॉट एक्सटेंडिंग ओवर द इनफाइनाइट स्पेस कि फिक्स वेवलेंथ की कोई वेव हो. इट इज ओवर अ फाइनाइट स्पेस जिसको बॉर्न्स प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन बोला जाता है. इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकेटेड इन एनी फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस. ओके, आ गया समझ में. इस सवाल को सॉल्व करो. What is de Broglie's wavelength associated with an electron moving with a speed of 5.4 into 10 per 6 meter per second and a ball of mass 150 gram traveling with 30 meter per second. Okay, तुम्हारे पास दो चीजें दे रखी है. पहली बार तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है जो कि 5.4 into 10 पर 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 5.4 इन 5.4 into 10 पर 6 मीटर पर सेकंड से. ओके, सो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, 9.1 into 10 minus 31 kg. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 minus 31 kg. The question is asking find the de Broglie's wavelength of this electron.
तो वेवलेंथ वेवलेंथ कैसी होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, एच अपॉन पी। सो एच अपॉन पी कर लो। एच क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻34। अगर कुछ अप्रोक्सीमेट कर लो तो देख लो, नहीं कर रहा है। 6.6 इंटू 10⁻34। ये 4.92 कहाँ से ले आया? अच्छा, पी निकाल दिया इसे। ठीक है। सो मास इज 9.1 इंटू 10⁻31 into velocity is 5.4 into 10 power 6. If you calculate this, तो इसकी जो वेवलेंथ आएगी, .135 नैनो। lambda is coming out to be 0.315 नैनोमीटर। ये डी ब्रोइज वेवलेंथ आएगी इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके। तो 10⁻⁹ के ऑर्डर का है, 10⁻⁹ के ऑर्डर का है। सो यू कैन क्लियरली सी कि हाँ, इस वेवलेंथ को मेजर किया जा सकता है। सो यू कैन एसोसिएट द वेव नेचर विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद सच अ वेलोसिटी। ओके, इस स्पीड से मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ वेव नेचर एसोसिएट किया जा सकता है। लेकिन अगर मास ले ले, बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, तो इसका वेवलेंथ निकालेंगे अगर लैम्डा का 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 150 ग्राम, दैट इज किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और वेलोसिटी कितनी दे रही है, 30 मीटर पर सेकंड। देन यू सी द वेवलेंथ इज कितनी आ रही है, 1.47 इंटू 10⁻34 मीटर। अब -34 है, 10⁻34 भूल जाओ। न्यूक्लियस की साइज 10⁻15 मीटर होती है, उसको अभी तक ढंग से मेजर नहीं कर पाते हैं। तो 10⁻34 इज डजंट मेक्स एनी सेंस। सो वी कैन नॉट मेजर दिस। इसको मेजर करना इम्पॉसिबल है, या इसको ऑब्जर्व करना भी इम्पॉसिबल है। समथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड, समथिंग विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व, तो वो नेचर उसको असाइन करना ही बेवकूफी है। दैट मीन्स इस पार्टिकल को वेव नेचर असाइन करके वेवलेंथ असाइन करना डजंट मेक्स एनी सेंस, बिकॉज दिस वेवलेंथ विल नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। तो इसीलिए इस पार्टिकल का वेव नेचर का कोई मतलब ही नहीं। तो जब वो बोलते हैं कि पार्टिकल का वेव नेचर है, तो वो कब सेंस बनाता है, व्हेन इट इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा हो, तो उसका जो है वेव नेचर असाइन करना सेंस बनाता है। ऐसे पार्टिकल के वेव नेचर का कोई मीनिंग नहीं है। इज दिस क्लियर? यस। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन अगर देखना है तो ये रहा क्वेश्चन।
Okay, so let's move forward. An electron, an alpha particle and a proton have the same kinetic energy. Which of these particles have the shortest de Broglie's wavelength? सबसे छोटी वेवलेंथ का पार्टिकल कौन होगा? इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है, और सबकी काइनेटिक क्या है? सेम है। तो किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी? ओके, तो अपने को क्या क्या दे रखा है? एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक अल्फा पार्टिकल दे रखा है और एक प्रोटॉन दे रखा है। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और ये मास ऑफ प्रोटॉन। और क्या दे रखा है? काइनेटिक एनर्जी तीनों की इक्वल है। तो काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक ऑफ प्रोटॉन। और लैम्डा क्या होता है? लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, एंड लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा h अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सॉरी, मास नहीं, मोमेंटम, 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 मास नहीं, यहाँ पे मोमेंटम कर देते। तो मोमेंटम के लिए पी छोटा वाला ले रहा हूँ, क्योंकि वो दूसरा वाला पी जो है ना वो प्रोटॉन के लिए ले रखा है अपन। तो अपने को क्या दे रहा है? काइनेटिक दोनों की इक्वल है, तीनों की इक्वल है। तो मोमेंटम और काइनेटिक में क्या रिलेशनशिप होता है? के इज इक्वल टू, नहीं, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। तो पी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस के एम हो जाएगा। तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस के ई मास ऑफ। अब के तो तीनों का इक्वल है, तो के को तो के लिख लेते हैं अपन। लेमडा ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? h अपॉन ट्वाइस ऑफ के मास ऑफ प्रोटॉन, एंड लेमडा ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस के mass of alpha particle. Now we know that mass of alpha particle is greater than mass of proton is greater than mass of electron. That means lambda of alpha particle is less than lambda of proton is less than lambda of electron. Is this clear? हो गया? समझ में आ गया? चले आगे। यस। तो इट वाज इजी क्वेश्चन। खाली अब तुम्हारे को जो है ना ये रिलेशन जो है ना, k is equal to half mv square which is equal to p square upon 2m। तो ये रिलेशन तुम्हारे को मॉडर्न फिजिक्स में सवाल सोल्व करने में बहुत बार काम आने वाला है। और देन तो सिंपल है, जो दे रखा है उसके टर्म्स में क्वेश्चन को लेके आना है। और हाँ, ये तो मालूम होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से ज्यादा होता है और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है।
This everyone should know actually. Okay, so let's move to the next topic. Next question. Next क्या है? डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट शायद तुम्हारी एनसीईआरटी बुक से अभी हटा दिया गया है। बट मैं खाली ये जो रिजल्ट है ना लैम्डा इज 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम, इस पे एम्फेसाइज कर लेता हूँ अभी, ताकि तुम्हारे को रिजल्ट तो अभी कल ही हमने क्लास में रिजल्ट किया था ना, हमने कल क्लास में ये रिजल्ट किया था एक बार, वापस से कर देते हैं। लैम्डा इज 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। ये रिजल्ट किसके लिए था कि अगर इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सीलरेट करेंगे तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एच, प्लैंक कांस्टेंट, सबको अपन ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, अपने पास फाइनली ये आ गया कि वो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम, वेयर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस by which electron is accelerated, right? जिस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ दिस, अगर एनसीईआरटी बुक में होगा तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये फॉर्मूला तो खाली मेंस और नीट के लिए है, अगर एग्जाम में एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसको बैटरी से कनेक्ट किया है और सेटअप किया है तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ नहीं है, बस बैटरी से कनेक्ट करके जब इसमें से करंट पास करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन फायर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। जैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने की तरीका है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके आगे जाके एक निकल टारगेट को हिट कर रहा है। अब निकल टारगेट जो है ना, बेसिकली अंदर को उसका एक कोई क्रिस्टल लेटिस होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है कॉलिजन के बाद बाउंस हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, the electron emitted by the filament are accelerated to a desired velocity by applying a suitable potential और high power electric supply। इस इलेक्ट्रॉन गन से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इस बैटरी की मदद से इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से निकला उसको एक्सीलरेट किया जा रहा है। The electron passes through a cylinder with a fine hole along its axis and fall on the surface of the nickel। उसको एक स्ट्रेट लाइन में डाइवर्ट करके इधर निकल के क्रिस्टल पे उसको बम्बार्ड किया है। अब जब इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे पार्टिकल्स को जब अपन दीवार पे मारते हैं तो पार्टिकल इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन के स्कैटरिंग को एक मूवेबल डिटेक्टर पे गैल्वेमीटर की मदद से डिटेक्ट किया गया। गैल्वेमीटर ताकि वो करंट को डिटेक्ट करेगा। The intensity of the electron beam is measured by the help of the movable collector of the gallimimeter that different values of angle of scattering। तो अलग अलग एंगल पे उसको स्कैटर किया गया। According to classical physics, the intensity of the scattered beam of electrons at all scattering angles will have the same। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स से देखते हो तो क्या होता कि हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में सेम एंगल उससे इंटेंसिटी स्कैटर होता, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। डेविसन जर्मन ने क्या देखा कि द इंटेंसिटी स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज नॉट द सेम बट डिफरेंट एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ स्कैटरिंग। इट इज मैक्सिमम फॉर डिफ्रेक्टिंग एंगल बिटवीन 50 डिग्री टू 54 एंगल एट 50 डिग्री एट 54 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी उसको मिली वो 50 डिग्री के रिफ्लेक्शन पे मिली, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट का था। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि बाकी डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग इधर कलेक्टर पे कलेक्ट हुए हैं, तो नाउ दे आर नॉट कमिंग एज अ पार्टिकल, दे आर कमिंग एज अ वेव। बस इतना सही कंक्लूजन इसका। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि क्या बोल रहा है ये, खाली ये समझ लो कि पार्टिकल, the electrons are not deflected as a particle but they are reflected as a wave। अब जब वेव जैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो दो वेव इस पॉइंट पे आ रही है,
तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से या तो दोनों वेव सेम फेस में आएगी या दोनों वेव अपोजिट फेस में आएगी। जब सेम फेस में आती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब अपोजिट फेस में आएगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। 50 डिग्री के एंगल पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, करंट मिल रहा है, और बाकी जगह जो है वहां पे तुम्हारे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, इसीलिए जीरो करंट मिल रहा है। ओके, so this is what this experiment is trying to explain, nothing else, and this experiment is confirming the wave nature of the electron. Okay, that's all, and I will finish the chapter here only. वापस से एक बार बता देता हूँ तुम्हारे को, जिस पार्टिकल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उस पार्टिकल को हम किसी डिटेक्टर पे स्ट्राइक करवाते हैं। ओके, उस पार्टिकल को हम किसी डिटेक्टर पे स्ट्राइक करवाते हैं। अब अगर ये डिटेक्टर जब पार्टिकल स्ट्राइक होता है और यहाँ पे कोई ब्राइट स्पॉट बन रहा है, जैसे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट में देखा था ना, जिंक सल्फाइड स्क्रीन से उसको कोट कर दिया था तो वहाँ पे ग्रीन स्पॉट बनता है, जैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट था। तो इस के हाँ कोई पार्टिकल यहाँ पे आके टकराया, दैट वाज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल नेचर। और इस एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे डिटेक्टर में क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो कोई ब्राइट स्पॉट नहीं बन रहा है। नाउ व्हाट यू आर मेजरिंग इज द इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी में दो चीज होती है, आइदर इट्स अ वेव इंटेंसिटी और इट्स अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स है। सो यहाँ पे तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत कम है या जीरो है, देन वी से ओके देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हियर एंड देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हियर एज ऑब्जर्व्ड इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और अगर ऐसा अज्यूम कर लोगे देन यू विल से कि दिस इज अ वेव नेचर एंड नॉट द पार्टिकल नेचर। ओके, सो इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन यू आर एक्सीलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन विद सम वेलोसिटी, तो हम उसको वेलोसिटी दे रहे हैं, तो हम उसके पार्टिकल नेचर की बजाय उसके वेव नेचर को भी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड दिस फिनिशेस माय चैप्टर हियर ओनली। अब हम इसके कुछ फॉर्म्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? यस।